the next topic is regularization, or regularization is a method which is performed to solve the problem of overfitting. So आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि ओवरफिटिंग क्या है, वो क्यों एक प्रॉब्लम है, और रेगुलराइजेशन इस्तेमाल करते हुए ओवरफिटिंग से का सलूशन कैसे अचीव किया जा सकता है. और जनाब, लीनियर रिग्रेशन में हम प्लॉट प्राइसेस कंप्यूट कर रहे थे, आपको याद होगा. उस प्लॉट प्राइसेस के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम था, जो डेटा सेट था, उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर था, और फ़र्ज़ करें वो फ़ीचर था प्लॉट का साइज़ विच इज़ एक्स. लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये हमारा हाइपोथेसिस था. दिस वाज आवर हाइपोथेसिस वाई प्राइम. दिस वाज आवर हाइपोथेसिस, और हम ये हाइपोथेसिस इस्तेमाल कर रहे थे प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए. जब हम ये हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि ये हाइपोथेसिस तो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है. इसका मतलब है कि अगर मैं ये हाइपोथेसिस इस्तेमाल करता तो मेरे पास इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन आ जाती. ये स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स को, अवेलेबल पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता. मगर क्या ये स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स को राइटली डिस्क्राइब कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ पॉइंट्स इस लाइन के नीचे आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं. ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, रेड स्ट्रेट लाइन, बहरहाल इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही. अगर मैं अपने हाइपोथेसिस के अंदर नए फीचर्स इस्तेमाल करूं, अभी मेरे पास जो फीचर था वो फीचर था x, विच वाज ओरिजिनल डेटा. आई वाज यूजिंग दिस ओरिजिनल डेटा, बट नाउ आई वांट टू engineer a feature. I want to create a feature, or I would also like to use another word. I want to craft a feature. So feature क्राफ्ट करते हुए ये ओरिजिनल सेकंड एग्जांपल में देखिए, मेरे पास ये वही हाइपोथेसिस है जो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर था, मगर अब मैंने इसके अंदर एक फीचर और इस्तेमाल कर ली है. अगर आप देखें तो ये x ही है, और x क्या था? x प्लॉट का साइज था. मैंने उस x की वैल्यू से उसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन विच वाज अ स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई करके एक और फीचर बना लिया, और जब मेरे पास एक फीचर आ गया तो उस फीचर की वैल्यू को एक वेट असाइन करने के लिए मेरे पास थीटा 2 भी आ गया. तो मैंने खुद से एक फ़ीचर इंजीनियर कर लिया, बना लिया. और फीचर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस किया हो. फीचर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि हम कोई एक डोमेन एक्सपर्ट मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी कुछ फीचर्स खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है. जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करके एक फ़ीचर क्रिएट कर लिया. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फीचर इंजीनियरिंग. हमने यहाँ पे एक और फीचर बना लिया. इस फीचर का फ़ायदा क्या होगा भाई? इस फीचर का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो पहले एक लीनियर हाइपोथेसिस था, अब साथ साथ हमारे पास नॉन लीनियरिटी आनी शुरू हो गई है. स्क्वायर आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी शुरू हो गई है. ये नॉन लीनियरिटी हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर कैसे फ़र्क डालेगी? देखिए, हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर फ़र्क कैसे डालेगी कि अब हमारा हाइपोथेसिस एक कर्वी शक्ल लिए हुए होगा, और इस दफ़ा अगर आप देखें तो हमारा हाइपोथेसिस बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे यहाँ पे ये डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब हो रहे हैं, राइट.
तो हमने जो पहली एग्जांपल ली थी, हमने देखा था इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब रिप्रेजेंट नहीं किए जा रहे थे। ऐसा मॉडल जो हमारे ट्रेनिंग डेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं करता, उस मॉडल को कहते हैं ये हमारा अंडर फिट मॉडल है। दिस इज अंडर फिट मॉडल। जो हमारे डेटा को सही रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं कि ये हमारा राइटली फिट मॉडल है, या एक फिट मॉडल है जो हमारे तमाम पॉइंट्स को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम तीसरी एग्जांपल देखें तो तीसरी एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमने कुछ और फीचर्स मज़ीद क्राफ्ट कर लिए हैं। क्यूब के अंदर, 4 के अंदर हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स मॉडल हमारे हाइपोथेसिस को भी कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो हमारा हाइपोथेसिस भी पहले की निस्बत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो हाइपोथेसिस अचीव होगा इस केस के अंदर, वो हाइपोथेसिस कुछ यूं हो सकता है। अब ये हाइपोथेसिस अगर आप देखें तो हमारे तमाम पॉइंट्स को बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर, आपको याद होगा कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मीन स्क्वायर्ड एरर था। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर्ड एरर या मीन स्क्वायर्ड एरर फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एरर 0 आएगा, क्योंकि तमाम पॉइंट्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कर्व। मगर इस मॉडल के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमने इस मॉडल को ओवरफिट कर दिया है। और अगरचे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, मगर ये कर्व हमारे डेटे को जनरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। यानी हो सकता है वो टेस्ट डेटे को ठीक तरह से रिप्रेजेंट ना करे, क्योंकि इसने हमारे ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लिया और हमारे ट्रेनिंग डेटा के गिर्द ही जा रही है, मगर जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी उसने खो दी है। ये जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी, क्योंकि डेटे का ट्रेंड बता रहा था कि डेटे का ट्रेंड कुछ यूं हो सकता है, यानी हमारा डेटा बुनियादी तौर पे कुछ टेस्ट डेटा यहाँ पे भी आ सकता था या टेस्ट डेटा इधर भी आ सकता था, मगर जो टेस्ट डेटा अब इधर आएगा या जो टेस्ट डेटा इधर आएगा, हो सकता है कि ये कर्व उसको ठीक तरह रिप्रेजेंट ना कर पाए, जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी खो दे, और राइटली फिट मॉडल ही जो जनरलाइज मॉडल है वो उसको बेहतर तरीके से फिट कर सके। तो दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड ओवरफिटिंग, जहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लेता है और ट्रेनिंग डेटा पे एरर 0 प्रोड्यूस करने के सिलसिले में हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ओवरफिटिंग का नुकसान क्या होता है? ओवरफिटिंग का नुकसान ये होता है कि अब हमारा मॉडल जनरलाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, नुकसान ये है कि टेस्ट डेटा के ऊपर उसके रिजल्ट्स बेहतर नहीं आते। तो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर 100% एक्यूरेसी आ रही है, 99% एक्यूरेसी आ रही है, टेस्ट डेटा के ऊपर 80% एक्यूरेसी आ रही है, 75% एक्यूरेसी आ रही है। तो जब भी ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा की जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल ओवरफिट कर गया, ट्रेनिंग के लिए अच्छा काम कर रहा है और टेस्ट के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग, एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ओवरफिटिंग, दैट इट डज नॉट जनरलाइज द मॉडल एंड टेस्ट एंड द मॉडल एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा डिक्रीजेस। ऑलराइट, तो जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सब कुछ यहाँ पे ओवरफिटिंग की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। सो ये ओवरफिटिंग की एग्जांपल थी लीनियर रिग्रेशन के केस में। बिल्कुल ऐसी ही एक एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में आ सकती है। जैसे अभी हमारे सामने जो 3 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, इन 3 एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल एक ऐसा हाइपोथेसिस फंक्शन है जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास इस दफ़ा 2 फीचर्स हैं, x1
और x2 जो डेटे की डायमेंशंस बता रहे हैं। और इस हाइपोथेसिस से अब आप वाकिफ़ हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाइपोथेसिस है। सिग्मॉइड फंक्शन हमने अपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई कर दिया है ताकि वो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ले आए। अब जब ये फंक्शन हम अप्लाई करते हैं अपने टेस्ट डेटा के ऊपर तो वो तो स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन होगी वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। फ़र्ज़ करें वो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन कुछ यूँ होती है, फ़र्ज़ करें कुछ वो यूँ है बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन जो हमारे हाइपोथेसिस फंक्शन ने ड्रॉ की है हम उसको देखें तो ये कुछ मिस क्लासिफिकेशन लेकर आ रही है। जैसे हमारे पास कुछ मिस क्लासिफिकेशंस यहाँ आकर हो रही हैं। अब इस लाइन के एक तरफ एक क्लास होनी चाहिए थी और इस लाइन के दूसरी तरफ दूसरी क्लास होनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिसीजन बाउंड्री। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर असल में हमारा हाइपोथेसिस डिसीजन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। तो डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ आप देखें तो नेगेटिव क्लास की एग्जांपल्स भी हैं और दूसरी तरफ देखें तो कुछ पॉजिटिव एग्जाम क्लास की एग्जांपल्स भी हैं जो करेक्टली क्लासीफाई नहीं हो सकी। इसका मतलब ये है कि चूंकि ट्रेनिंग डेटा भी करेक्टली क्लासीफाई नहीं हो पा रहा तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं अंडरफिट प्रॉब्लम। तो दिस इज द मॉडल इज अंडरफिट because training data is also not being classified correctly। अब अगर वो अंडरफिट है इसका मतलब है कि हमें अपना मॉडल चेंज करना है, अपना मॉडल मज़ीद कॉम्प्लेक्स करना है। तो मॉडल अगर हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स करें तो आप देखें कि पहली सूरत हाल तो वैसी की वैसी थी जैसे कि मॉडल में होनी चाहिए थी, और साथ साथ हमने कुछ फीचर्स खुद से इंजीनियर कर लिए। जैसे ये पहला ही फीचर था मगर हमने इसका स्क्वायर ले लिया, फिर दूसरे का स्क्वायर ले लिया और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मैनुअली क्राफ्टेड फीचर्स हैं, हमने मैनुअली क्राफ्टेड फीचर्स इस्तेमाल किए। हम कोई भी फीचर इस्तेमाल करेंगे तो फीचर के इस्तेमाल के साथ साथ हमें कोई ना कोई वेट ज़रूर असाइन करना पड़ता है, कोई पैरामीटर ज़रूर असाइन करना पड़ेगा ताकि उस फीचर की वैल्यू को गेज किया जा सके। अब हमने ये फीचर्स कुछ इस्तेमाल कर लिए। अब हमारे पास जो मॉडल है वो मॉडल पहले की निस्बत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर नॉन लीनियरिटी शामिल कर दी है, और हो सकता है कि इस दफ़ा जो मॉडल आए वो मॉडल कुछ यूँ हो। वो मॉडल कुछ यूँ हो। अब ये जो मॉडल हमारे पास है ये एक अच्छा मॉडल है। उसकी वजह ये है कि इसने पहले की निस्बत मॉडल 1 की निस्बत मिसक्लासिफिकेशन कम कर दी है। कम से कम एक क्लास करेक्टली आइडेंटिफाई हो गई है। जी हाँ, दूसरी क्लास के साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव क्लास की कुछ एग्जांपल्स दूसरी साइड पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस को पॉजिटिव क्लास और सर्कल्स को नेगेटिव क्लास तस्वुर किया हुआ है। ऑलराइट जी, अब मैं तीसरे मॉडल की तरफ आता हूँ। तो तीसरा मॉडल हम देख रहे हैं कि पहले दूसरे मॉडल से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं। पावर 3, पावर 4, पावर 5 वगैरह की टर्म्स भी आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये मॉडल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि फ़ीचर्स ज़्यादा हो गए, और फीचर्स ज़्यादा होने के साथ साथ आपने वेट्स भी असाइन कर दिए, पैरामीटर्स थीटा 6, थीटा 5, थीटा 4 वगैरह भी आपने असाइन करने शुरू कर दिए। अब ये मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसकी सूरत कुछ यूँ हो जाएगी कि हो सकता है कि जो डिसीजन बाउंड्री बने वो कुछ डिसीजन बाउंड्री इस तरह की फॉर्म होनी शुरू हो जाए। अब ये डिसीजन बाउंड्री बन गई है। ये डिसीजन बाउंड्री तमाम एग्जांपल्स को करेक्टली क्लासिफाई कर रही है, यानी डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ पॉजिटिव एग्जांपल्स और दूसरी तरफ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं। मगर क्या ये डिसीजन बाउंड्री टेस्ट डेटा के लिए भी बेहतर काम करेगी? क्या ये कोई जनरलाइजेशन अचीव कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं। इसने ट्रेनिंग डेटा इतने अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है कि डिसीजन बाउंड्री तमाम ट्रेनिंग डेटा को एक साइड पे ले आई है।
तमाम पॉजिटिव एग्जांपल्स बाउंड्री के इस तरफ आ गई हैं और तमाम नेगेटिव एग्जांपल बाउंड्री के दूसरी तरफ चली गई हैं, मगर यहाँ पे जनरलाइजेशन अचीव नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये ऐसा मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो शायद 100% एक्यूरेसी शो करे, मगर टेस्ट डेटा के ऊपर शायद ये 100% एक्यूरेसी शो ना कर सके। इस वजह से सच मॉडल्स आर कॉल्ड ओवरफिट मॉडल। तो ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर ओवरफिट मॉडल की एक एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की। अब इस ओवरफिटिंग को सॉल्व कैसे किया जाए? आपने रियलाइज कर लिया है कि ये ओवरफिटिंग कब आती है। ये ओवरफिटिंग उस वक्त आती है जब हमारे पास ज़्यादा तादाद में फीचर्स और उनके साथ वेट्स यानी थीटाज असाइन होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी एक एग्जांपल के अंदर हमारे पास 100 फीचर्स थे। अगर ऐसी एग्जांपल जिनके पास 100 फीचर्स हैं और फ़र्ज़ करें ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है या ये लीनियर रिग्रेशन जैसे हमारे सामने नज़र आ रही है राइट साइड के ऊपर, तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक सिंपलर प्रॉब्लम हो और हमारे पास फीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो और फीचर्स के साथ चूँकि हमें पैरामीटर्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो मुमकिन है कि ऐसे मॉडल्स ओवरफिट कर जाएं और हमारे पास इनका जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट कुछ यूं ही आए जैसे कि हम इससे पहले वाली एग्जांपल में देख चुके हैं। अब ये रिज़ल्ट इन ज़्यादा मिकदार में फीचर्स या इन फीचर्स के कॉम्बिनेशंस या इनके साथ मल्टीप्लाई होने वाले पैरामीटर्स की वजह से आया, यानी मॉडल कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इसकी बजाय जो मॉडल हम अचीव करना चाह रहे थे वो मॉडल कुछ यूं था जो हम अचीव करना चाह रहे थे, जो ज़्यादा जनरलाइज मॉडल था। तो ओवरफिट मॉडल से राइटली फिट मॉडल की तरफ कैसे जाएं? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है कि हम नंबर ऑफ़ फीचर्स रिड्यूस कर लें। नंबर ऑफ़ फीचर्स रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इससे हमारा मॉडल सिंपलर होता चला जाएगा। अब अगर फीचर्स तो 100 हैं, फ़र्ज़ करें लास्ट एग्जांपल थी तो फीचर्स तो 100 हैं, तो क्या करें? तो उनमें से कुछ फीचर्स को सिलेक्ट कर लें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप एक डोमेन एक्सपर्ट को से राय लेते हुए आप इनमें से कुछ फीचर सिलेक्ट कर लें। जैसे प्लॉट की प्राइसेस कंप्यूट करनी है तो आप साइज़ ले लीजिए, आप उसका कॉर्नर होना या फेसिंग पार्क होना ले लीजिए, आप उसकी लोकेलिटी ले लीजिए, उसका स्कूल का डिस्टेंस, हॉस्पिटल से डिस्टेंस, मेन रोड से डिस्टेंस वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। तो आप खुद से सोच के चंद फीचर्स सिलेक्ट कर लीजिए। एक काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि आप अगर खुद से नहीं फीचर सिलेक्ट कर सकते तो फिर फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम्स इस्तेमाल कर लें। फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम भी हमारी हेल्प करते हैं फीचर सिलेक्शन में, और कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, मसलन PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA एक फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम है। इसी तरह RFS एक फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम है, RFE एक फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम है। तो ये कुछ फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ गूगल पे जाके इन तीनों या इसके अलावा जो भी फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम्स हैं उन फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम्स को एक दफ़ा देखिएगा, और ये भी देखिएगा कि अगर ये फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हों तो उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल होता है, किस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पाइथन के अंदर, और उस फंक्शंस के नाम क्या होंगे जिनको आप इस्तेमाल करके ये फीचर सिलेक्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये जाके ज़रूर देखिएगा। और जी, तो मैंने आपको बताया कि ओवरफिटिंग को एड्रेस करने का पहला तरीका तो ये है कि नंबर ऑफ़ फीचर रिड्यूस कर दिए जाएं, क्योंकि ओवरफिटिंग उसी वक्त आती है जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स मौजूद होते हैं और उनकी वजह से हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लेता है।
दूसरा मेथड है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन वो मेथड जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसमें यह कि अगर आप सारे के सारे फीचर्स रखना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि सारे के सारे फीचर्स रखने से ही एक्यूरेसी बेहतर आएगी, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस सूरत में हम सारे के सारे फीचर्स रखेंगे, मगर हम क्या करेंगे? रेगुलराइजेशन में वी विल रिड्यूस द मैग्नीट्यूड और द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स थीटा जे। हम जितने भी थीटाज हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अप टू थीटा n, अगर हमारे पास n फीचर्स थे तो हर फीचर के साथ एक थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो अप टू थीटा n हम तमाम फीचर्स की वैल्यूज़ को रिड्यूस कर दें। उनकी वैल्यूज़ को रिड्यूस करके हमारा मॉडल कदरे सिंपलर मॉडल बन जाएगा, क्योंकि जब इन वेट्स की वैल्यूज़ रिड्यूस होंगी तो वो तमाम के तमाम फीचर्स हैं, उनका असर भी आप रिड्यूस कर रहे होंगे मॉडल्स के ऊपर। तो we have learned two methods to address overfitting. The first is we reduce the number of features, and the second is regularization, right? अब regularization implement कैसे करनी है? रेगुलराइजेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाता है। आपको याद है कि लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम कौन सा कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि हमने एक राइटली फिट या ओवरली फिट मॉडल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, उनके अंदर डिस्टिंक्शन करनी है। और वो डिस्टिंक्शन कैसे हो सकती है? फ़र्ज़ करें ये हाइपोथेसिस हमें लीड करता है एक राइटली फिट मॉडल की तरफ, और ये हाइपोथेसिस लीड करता है एक ओवरफिट मॉडल की तरफ। एक ओवरफिट मॉडल की तरफ लीड करता है। इन दोनों हाइपोथेसिस में फ़र्क क्या है? इन दोनों हाइपोथेसिस के अंदर फ़र्क ये है, ये दो टर्म्स जो पहले हाइपोथेसिस के अंदर नहीं थी, इन दो टर्म की वजह से हमारा मॉडल ओवरफिट कर गया। Linear regression, we are talking about linear regression. We are plotting a curve here. Linear regression के अंदर मीन स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था। हम देख चुके हैं ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स में कि ओवरफिट क्यों हुआ, क्योंकि ये दो टर्म्स एडिशनल टर्म्स थी जो ओवरफिटिंग का सबब बनी। हम ये फीचर समहाउ रखना चाह रहे हैं, हम इन फीचर्स को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। एक तरीका तो ये ना फीचर्स ख़त्म कर दें, मगर अगर आप फीचर्स रखना चाह रहे हैं तो फिर उस सूरत में आपने इन दो फीचर्स का असर कम से कम करना है। इनका असर कम से कम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है थीटा 3 और थीटा 4, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें कम करनी पड़ेंगी, इनकी वैल्यूज़ हमें स्मॉल करनी पड़ेंगी। मगर कितनी स्मॉल करनी है? इनकी वैल्यू हमें 0.1 करनी है, 0.2 करनी है, 0.01 करनी है, 0.001 करनी है। एट द मोमेंट वी डोंट नो, वी नीड टू लर्न इट, राइट? जी आमिर, कोई प्रॉब्लम है? आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी
ऑलराइट, अब इनकी वैल्यू स्मॉल कैसे की जा सकती हैं? ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ अगर मैं स्मॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन तमाम टर्म्स के साथ जिनको मैं पैनलाइज करना चाह रहा हूँ, इन तमाम टर्म्स के साथ मैं कोई फैक्टर, एक लार्ज नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा। फ़र्ज़ करें मैं एक लार्ज नंबर मल्टीप्लाई करके कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। फ़र्ज़ करें मैंने 10,000 ऐड कर दिया है कॉस्ट के साथ, θ3 प्लस 10,000 मैंने ऐड कर दिया θ4 के साथ मल्टीप्लाई करके। मैंने इनके साथ जो 10,000 ऐड कर दिए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको कॉस्ट मिनिमम करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमम करना। ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमम करना, मगर कॉस्ट को मिनिमम करने की बजाय आपने क्या किया? आपने तो 10,000 मल्टीप्लाई कर दिया θ3 के साथ और θ4 के साथ, एंड वी अज्यूम 10,000 इज़ अ लार्ज नंबर। जब हम 10,000 θ3 और θ4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल्गोरिदम पूरी कॉस्ट को कम करने के सिलसिले में ये कॉस्ट भी कम करना चाहेगा। वो चाहेगा कि ये कॉस्ट कम से कम हो। तो ये कॉस्ट कम से कम सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, अगर θ3 की वैल्यू जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन ने चूज़ करनी है। डू यू रिमेंबर? ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन चूजेस द वैल्यूज़ ऑफ थीटास। जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन ने θ3 और θ4 की वैल्यू जो चूज़ करनी है, वो हमेशा उस वैल्यू को चूज़ करता है जो ओवरऑल कॉस्ट को कम करती है। अब चूंकि ओवरऑल कॉस्ट बहरहाल कम होनी है, ये एक्चुअल कॉस्ट थी जो कि आपने कम करनी थी, मगर साथ साथ आपने एडिशनल टर्म्स डाल दी हैं। ये एडिशनल टर्म्स एक एडिशनल इफ़ कंडीशन है, एक एडिशनल चेक है जो ग्रेडियंट डिसेंट को फुलफिल करना पड़ेगा कि उसको θ3 की ऐसी वैल्यू नहीं रखनी जिसकी वजह से ये कॉस्ट हमारी, ये नंबर, ये फैक्टर हमारे कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए। उसने θ4 की एक ऐसी वैल्यू नहीं रखनी जिसमें 10,000 हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन θ3 की वैल्यू को बहुत छोटा करने की कोशिश करेगा ताकि इस 10,000 का असर कम से कम हो जाए। यानी वो कोशिश करेगा कि θ3 की वैल्यू 0.001 हो जाए या θ4 की वैल्यू भी 0.0001 हो जाए, ताकि इनका असर कम से कम हो सके। राइट? So this is the way through which we can handle the overfitting problem, कि जो टर्म्स ओवरफिटिंग का बाइस बन रही हैं उन टर्म्स को हम पैनलाइज कर लें, एक लार्ज नंबर को उनके साथ मल्टीप्लाई करके उन टर्म्स को हम पैनलाइज कर लें। तो अब आप देख रहे हैं कि जब θ3 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, θ4 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर चूंकि θ3 x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x क्यूब से, सॉरी, और θ4 x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर θ3 और θ4 के कम होने की वजह से इस फंक्शन में, इसी जगह पे ये हाइपोथेसिस है ना, इसी जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, इस हाइपोथेसिस के अंदर भी θ3 और θ4 x क्यूब और x रेज टू पावर 4 का इम्पैक्ट कम से कम कर देंगे क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम होगी। तो इसका इफेक्ट दो जगह से हो रहा है। एक तो ये कि ग्रेडियंट डिसेंट θ3 और θ4 को कम कर देगा, और चूंकि ग्रेडियंट डिसेंट या कॉस्ट फंक्शन के अंदर
थीटा 3 और थीटा 4 एक्स क्यूब और एक्स रेज टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका असर भी कम से कम हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, एनी क्वेश्चन? नो? ऑलराइट जनाब। ओके जी। अब अगला सवाल ये है कि वहाँ तो हमें पता चल गया था कि थीटा 3 और थीटा 4 ऐसी दो टर्म्स हैं जिनके साथ एक्स क्यूब या एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पूरे हाइपोथेसिस में अगर आप इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो पूरे हाइपोथेसिस में ये दो एडिशनल टर्म्स की वजह से ओवरफिटिंग आई थी। मगर जब हम मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उस सूरत में हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी टर्म्स हैं जो ओवरफिटिंग का सबब बन रही हैं। चूँकि हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म्स हैं ओवरफिटिंग का सबब बन रही हैं, इस वजह से हम ये फैक्टर जो जैसे 10,000 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हम ये फैक्टर सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी तमाम थीटास के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें कोई तखसीस नहीं रखते कि हमने उसको बाज़ थीटास के साथ करना है और बाज़ के साथ नहीं करना, तो हम ये सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन तमाम थीटास के लिए स्मॉलर वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी और हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक सिंपलर हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब के साथ करने का मतलब क्या है? इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस फंक्शन है वो हाइपोथेसिस फंक्शन कुछ यूँ बन जाएगा। हम मिनिमम ले रहे हैं और उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है कॉस्ट और दूसरी है रेगुलराइजेशन टर्म्स। रेगुलराइजेशन टर्म्स क्या है? रेगुलराइजेशन टर्म्स वही हैं 10,000 इंटू थीटा 1 प्लस 10,000 इंटू थीटा 2 प्लस चलता जाएगा और प्लस 10,000 इंटू थीटा n, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तमाम थीटास के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम चाहें तो हम थीटा 0 के साथ भी कर दें, मगर ट्रेडिशनली इनको थीटा 1 ऑनवर्ड हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अब जब हमारे पास कोई और एग्जांपल आती है जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स होते हैं और ऐसी एग्जांपल जो कि ओवरफिटिंग का सबब बन सकती है, फ़र्ज़ करें कि प्लॉट प्राइसेस जिसमें हमारे पास 100 फीचर्स अवेलेबल हैं और हमें लग रहा है कि एक सिंपल प्रॉब्लम और इतने सारे फीचर्स शायद ओवरफिट की तरफ हम चले जाएंगे, तो ऐसी केस के अंदर हमें रेगुलराइजेशन टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। अगर इन रेगुलराइजेशन टर्म्स को मैं थोड़ा जनरल कर लूँ और मैं एक वेरिएबल मुतारफ़ करवा लूँ जिसका नाम मैं रखूँ लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू असाइन कर दूँ 10,000 के ऊपर, इसका मतलब है कि इस केस में ये जो सेकंड प्लॉट प्राइस की एग्जांपल हमें नज़र आ रही है, इस प्लॉट प्राइस की एग्जांपल के केस के अंदर जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो हाइपोथेसिस कुछ यूँ होगा थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 प्लस थीटा 100 x100, राइट। ये हमारा हाइपोथेसिस होगा। और अब हम चूँकि ओवरफिटिंग की तरफ जा सकते हैं और हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो ओवरफिटिंग की तरफ ले जाएं, तो फिर हमें रेगुलराइजेशन टर्म्स
इन तमाम के साथ ही ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने कॉस्ट के अंदर रेगुलराइजेशन टर्म्स इन तमाम के साथ तमाम पैरामीटर्स के साथ ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे भी हमें तमाम पैरामीटर्स के साथ ऐड करनी पड़ेंगी ये रेगुलराइजेशन टर्म्स। और रेगुलराइजेशन टर्म करती क्या है? रेगुलराइजेशन टर्म्स ये करती हैं कि हमारे इन थीटास की वैल्यूज़ को स्मॉल कर देती हैं। जब इन थीटास की वैल्यूज स्मॉल हो जाएंगी तो इन तमाम पैरामीटर्स का असर हमसे कम हो जाएगा, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन बहरहाल हमारा चेंज हो जाएगा ओवरफिटिंग के केस में। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था। इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर हमने कुछ रेगुलराइजेशन टर्म्स ऐड कर देनी है, और वो रेगुलराइजेशन टर्म्स लैम्डा थीटा 1 प्लस लैम्डा थीटा 2 प्लस लैम्डा थीटा 3 प्लस तो कॉस्ट फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, और कॉस्ट फंक्शन इन दो टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। इनमें से इनमें से जो फर्स्ट टर्म है वो ये हमें नज़र आ रही है, जो कि असल कॉस्ट है, और ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स रेगुलराइजेशन टर्म्स कहलाती हैं। राइट, regularization terms, right? So these are regularization term. I have already highlighted them. These are regularization terms, right? ये जो regularization terms हैं इसको अब हमने कुछ यूँ लिख दिया है कि हमारे पास J1 से लेके n तक है, और हमने तमाम थीटास को स्क्वायर कर लिया, तमाम थीटास को ऐड कर लिए। अच्छा, अब तमाम थीटास को ऐड करें या तमाम थीटास के स्क्वायर को ऐड करें, असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आप जानते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है, तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इस टू को हैंडल कर सकें, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया था, तो इस टू को हम हैंडल कर सकें, इस वजह से हमने इसका स्क्वायर ले लिया। ऑलराइट जी, तो बस इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे पास जो मॉडल है वो राइटली फिट मॉडल आना शुरू हो जाएगा, ओवर फिटिंग से हम बच जाएंगे। ओके जी, अगला सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये रेगुलराइजेशन टर्म हमारे पास आ गई, अगर हम लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी कर दें, तो हमारे मॉडल के ऊपर उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू द पावर 10, तो उसमें होगा क्या कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, ये जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा, इस कॉस्ट फंक्शन के साथ साथ हमारे पास लैम्डा की टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 10 और थीटा 1 प्लस या स्क्वायर 10 रेज़ टू द पावर 10 थीटा 2, 10 रेज़ टू द पावर 10 थीटा 3 एंड थीटा n। तो ये टर्म्स हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। आप इनका स्क्वायर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या इनका स्क्वायर नहीं भी लेते, दोनों सूरतों में हमारे पास इस सवाल का जवाब एक ही है। और सवाल का जवाब क्या है? वो सवाल का जवाब ये है कि
थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा n, चूँकि अब ये पूरी की पूरी टर्म्स कॉस्ट के अंदर आ रही हैं और हमने कॉस्ट को मिनिमम करना है और ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से हमने ऑप्टिमाइजेशन अचीव करनी है, मिनिमाइजेशन अचीव करनी है। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अप टू थीटा n, इन सब की वैल्यूज़ इतनी कम हो जाएं ताकि ये 10⁻10 का कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर इनकी वैल्यूज़ में बहुत ही कम करना चाह रहा हूँ तो फिर इन तमाम थीटास को, थीटा 1 से लेके थीटा 2 अप टू थीटा n, फिर मैं इन तमाम थीटास की वैल्यूज़ बहुत ही कम कर दूंगा, तकरीबन ज़ीरो के बराबर शायद आ जाए, ग्रेडियंट डिसेंट इनको तकरीबन ज़ीरो के बराबर कर दे, फिर जाके इनका असर कम होता चला जाएगा और फिर ये पूरी की पूरी टर्म एक तरह से हमारी कॉस्ट में से ख़त्म ही हो जाएगी। तो वो सूरत में होगा कि अगर हमारे पास तमाम थीटास ज़ीरोज़ को अप्रोच कर रहे हैं। अगर तमाम थीटास ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होंगे तो मॉडल कैसा आएगा, यानी मुझे यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर एक मॉडल प्लॉट करना है, एक कर्व प्लॉट करनी है। तो अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, फॉर एग्जांपल 10⁻10, तो इसका असर ये होगा कि मेरे पास थीटास की वैल्यू ज़ीरो आनी शुरू हो जाएगी और अगर मेरे पास थीटास की वैल्यू ज़ीरो आ जाए उस सूरत में मॉडल के ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा। आप बेटा शाबाश स्क्रीन के ऊपर देखें, लास्ट पे जो बैठे हुए हैं फर्स्ट रो में, शाबाश स्क्रीन के ऊपर देखें जी। आप भी जनाब पीछे मुड़ने की बजाय स्क्रीन पे देखें। आमिर क्या नाम है इनका, ज़रा पूछिए ज़रा इनसे। ये जो हमारे दाढ़ी वाले अकेले बैठे हुए रो में जो साहब बैठे हुए जी, बेटा खड़े हो ज़रा, शाबाश बताएं ज़रा, अपना नाम बताएं पास आके। जी, ये जिस रो में नए साहब बैठ रहे हैं ना, उससे पहले जो साहब बैठे हुए थे इनको ज़रा पास बुलाइएगा ज़रा प्लीज़। जी बेटा, हाँ शाबाश, अपनी शक्ल भी दिखाई आपने, बहुत अच्छे हैं आप। अब आप मुझे बताएं कि आप क्यों बातें कर रहे थे। जी, कोई वजह है, समझ नहीं आ रही। चलो शाबाश, आराम से बैठिएगा, आप बातें मत कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी कर दी जाए, फॉर एग्जांपल दिस, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट थीटा की वैल्यूज़ पे पड़ेगा और थीटा की वैल्यूज़ लामोहला छोटी होती चली जाएंगी। अगर थीटास की वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी तो फिर मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर थीटास तमाम के तमाम थीटास ज़ीरो हो जाते हैं तो मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, एनी आंसर। अच्छा चलें, आप मुझे आंसर ये दीजिए, अगर थीटास की वैल्यूज़ लार्ज होंगी उस सूरत में मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा, या थीटास की वैल्यूज स्मॉल होंगी तो मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा। जी, क्या जवाब है इस बात का। जी, large values of thetas will eventually lead to complex models. Small values of thetas will lead to a simpler model. जब थीटास की वैल्यू स्मॉल हो जाए मॉडल सिंपल होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट सिंपल मॉडल और व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल। अगर हमारे पास थीटा 1, थीटा 2, थीटा n ज़ीरो हो जाए तो सिर्फ क्या रह जाएगा, थीटा ज़ीरो। सिर्फ हमारे पास रह जाएगा थीटा ज़ीरो। थीटा ज़ीरो एक
नॉन जीरो वैल्यू होगी, राइट। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू थीटा ज़ीरो, y प्राइम थीटा ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये है थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू प्लस चलते चलते थीटा 100 x 100। भाई ये सारे थीटा ज़ीरो हो चुके हैं, तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो सिर्फ क्या रह गया, y प्राइम इज इक्वल टू थीटा, y प्राइम इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, x के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। और जब वो x के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, यानी व्हाट इज y प्राइम, दिस इज प्राइस। तो प्राइस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, वो x के चेंज होने से चेंज नहीं होगी। और जब वो कांस्टेंट हो जाएगी तो वो बस कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो थीटा नॉट की वैल्यू है। इसका मतलब है व्हाट वुड बी द आंसर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट। ये भी इतनी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर इंक्लिनेशन आ रहा है, बट विदाउट एनी इंक्लिनेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन किसी मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, कम से कम इस मॉडल को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। सो व्हाट डिड वी अचीव, वी सॉ इफ वी हैव अ large lambda will eventually produce small thetas will eventually lead towards a simpler model. If thetas are zeros, इसका मतलब है तमाम कोने खत्म हो जाएंगे, जितने कोने बनते थे सारे खत्म हो गए, कोई कर्व नहीं रही, सिर्फ स्ट्रेट लाइन रह गई। एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडल इज दिस, अभी हमने 3 मॉडल्स के नाम पढ़े थे, ये किस तरह का मॉडल है जी? ओके, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मगर मुझे पता है कि आप ठीक बता रहे होंगे। ये मॉडल है अंडरफिट मॉडल, ठीक है। सो दिस मॉडल इज एन अंडरफिट मॉडल, इट इज़ नॉट फिटिंग द डेटा, राइट। ओके जी। ऑलराइट जी। सो हमने ये देखा रेगुलराइजेशन टर्म क्या कर रही है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो रेगुलराइजेशन टर्म क्या कर रही है, वो ओवरफिट से अंडरफिट की तरफ आपको ले जाती है। अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, यानी अगर लैम्डा ज़ीरो हो जाए, तब मॉडल क्या होगा। ओके, ये वो सवाल है जो मैंने आपसे पेपर में पूछना है। फॉर एग्जांपल सपोज के जी, अगर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो मॉडल क्या होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब है आपने रेगुलराइजेशन टर्म ही ख़त्म कर दी। और अगर रेगुलराइजेशन टर्म ख़त्म कर दी है तो फिर आपका मॉडल ओरिजिनली क्या था, ओवरफिट मॉडल था। आप ओवरफिट का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो अगर लैम्डा ज़ीरो है तो मॉडल ओवरफिट है। अगर लैम्डा बहुत बड़ा है, 10 की ताकत 10, तो फिर दूसरी एक्सट्रीम क्या है, अंडरफिट, तो आपका मॉडल अंडरफिट हो जाएगा। इसका मतलब है रेगुलराइजेशन टर्म की वैल्यू, यानी लैम्डा की वैल्यू ओवरफिट से अंडरफिट के दरमियान कहीं पे भी आपके मॉडल को ले जा सकती है, राइट। और ओके, अब रेगुलराइजेशन में आपने क्या पढ़ा, रेगुलराइजेशन में आपने ये पढ़ा है कि अगर हम रेगुलराइजेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाती हैं। और मैं आपको प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज़ रिड्यूस कैसे हो जाती हैं। ओ, ये तो सब कुछ पहले से फेल्ड है। ऑलराइट जनाब,
सो ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है। सो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर ये वो हमारा जाना पहचाना ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन नज़र आ रहा है और ये रेगुलराइजेशन टर्म नज़र आ रही है। आपने ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। आपको याद है कि ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन क्या करता है? ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन हमारे कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेता है। वो पार्शियल डेरिवेटिव लेता है हर थीटा के लिहाज से, थीटा 0 के लिहाज से, थीटा 1, थीटा 2, जितने भी थीटाज हैं, थीटा n तक, तमाम थीटास के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता है। ये जो टर्म हमें जो फर्स्ट टर्म नज़र आ रही है, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, आपको याद है इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या था? जो फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रही है, इस फर्स्ट टर्म का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें, फ़र्ज़ करें मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? आप जानते हैं कि ये क्रॉस हो जाएगा इससे, राइट? और अंदर वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? जी, कुछ याद है आपको पार्शियल डेरिवेटिव क्या आना था? अगर मैं ये टर्म लिख लूँ आपके सामने तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1 to m, राइट? और ये टर्म है क्या? ये टर्म है थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। मैं x2 तक लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 0, थीटा 1 और थीटा 2 आएंगे। ओके, ये हाइपोथेसिस हो गया। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये हाइपोथेसिस हो गया, और माइनस y, राइट? ये आ जाएगा मेरे पास, और ये सब के सब आ जाएंगे किसी एक आयत एग्जाम्पल के लिए। ये किसी एक आयत एग्जाम्पल के लिए आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसका भी साथ पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा, लैम्डा, ये होगा क्या वैसे बाय द वे? अगर इसको मैं खोल दूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा थीटा 1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 स्क्वायर, ये सिर्फ ये बनेगा। अगर आप देखें तो, और मैं इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि थीटा 0 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। तो थीटा 0 का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा? थीटा 0 का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास कुछ यूँ आएगा, 1/m जीरो 1 to m, not 0। तो ये तो फर्स्ट टर्म है, जो कंपाउंड टर्म थी वो आ गई। और जब हम इसका अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये रह जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1, राइट? और अगर थीटा 1 के लिहाज से कर रहे होते तो थीटा 1 के लिहाज से आप देखिए कि ये ख़त्म हो जाता, ये सब ख़त्म हो जाते हैं, ये वाली टर्म रह जाती, राइट?
तो इसमें सिर्फ x1 बच जाता और ये वाली टर्म रह जाती इधर से और ये ख़त्म हो जाता, तो ये चीज़ें मेरे पास इधर से बच जाती। इस थीटा 2 के लिए मैं कर रहा होता, तो अगर मैं थीटा 1 के लिए कर रहा होता तो थीटा 1 के लिए मेरे पास ये आता पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ मेरे पास 1 बचा था, 1 की बजाय इधर क्या बचा होता, इधर बचता थीटा 1 के लिए इधर क्या बचता x1 और साथ प्लस हो रहा होता। क्या प्लस होता, देखें इधर क्या प्लस होता, इस ये टर्म मेरे पास क्या आ रही होती, ये टर्म मेरे पास आ रही होती लैम्डा थीटा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा थीटा 2 स्क्वायर, राइट। ये जो 1/2 है ये अंदर भी जाके मल्टीप्लाई होता, जिसकी वजह से ये 2 ख़त्म हो जाता, राइट, और नीचे आ जाता इसके, ओके, और ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट के तौर पे ख़त्म हो जाती, तो मेरे पास सिर्फ ये रह जाता। मेरे पास ये रह जाता। ये रह जाता मेरे पास, राइट। और थीटा 2 के केस में मेरे पास क्या आता, थीटा 2 के केस में मेरे पास आता इधर x2 आ जाता और यहाँ पे क्या आता लैम्डा थीटा 2, राइट। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख लूँ तो जनरलाइजेशन में मेरे पास कुछ यूँ आती हैं चीज़ें। तो मेरे पास इसका एक जनरलाइज वर्जन कुछ यूँ आ जाता, 1/m तो ये किसी थीटा j के लिए एक्स जे आ जाता, इसी तरह लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाता किसी थीटा j के साथ, राइट, और 1/m दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, राइट। अब अगर मैंने, तो ये तो आ जाता पार्शियल डेरिवेटिव, मगर पार्शियल डेरिवेटिव तो मैं ले रहा था ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, तो ग्रेडियंट डिसेंट के बाकी लवाजमात क्या थे, डू यू रिमेंबर? ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है, ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि मैंने थीटा जे की वैल्यू चेंज करनी है, थीटा जे की वैल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, और वो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, थीटा जे की वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करना है पार्शियल डेरिवेटिव, उसके साथ एक अल्फ़ा लगा देंगे। अल्फ़ा क्या है, लर्निंग रेट है, स्टेप साइज़ है, कितना बड़ा स्टेप मुझे लेना है इसका। ऑलराइट जी, ये वो सब चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते थे, मैंने सिर्फ आपके सामने दोहराई ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेगुलराइजेशन किस तरीके से किसी भी थीटा की वैल्यू को कम करती है। अब अगर मैं इन तमाम टर्म्स को रीअरेंज कर लूँ और रीअरेंज करके कुछ यूँ लिखूँ, रीअरेंज करके मैं कुछ यूँ लिखूँ, अच्छा सॉरी, रीअरेंज करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम थीटा जे की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। थीटा जे की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम थीटा जे की पुरानी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं। थीटा जे की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, मगर उसके लिए मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए उसकी पुरानी वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ। और अब ये क्या आएगा,
अगर तो ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, इसका मतलब होगा कि ये थीटा जे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और थीटा जे की अगली वैल्यू एक स्मॉलर वैल्यू होगी, विच इज़ गुड। रेगुलराइजेशन के केस में भी दिस इज़ गुड। मगर अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव कर्व होने की सूरत में अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो नेगेटिव वैल्यू फिर थीटा जे के अंदर इजाफे का सबब बनेगी, थीटा जे की वैल्यू को बढ़ा देगी, विच इज वी डू नॉट वांट। हम ये काम नहीं करना चाह रहे, मगर यहाँ पे ये काम हो सकता है। मगर रेगुलराइजेशन टर्म हमें थीटा जे की वैल्यू बढ़ने से कैसे बचाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं सब की सब चीज़ों को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इन सब की सब चीज़ों को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, और रीअरेंज करके मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, थीटा जे की वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो थीटा जे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को पहले लेकर आ रहा हूँ, इस पूरी टर्म को, और इस पूरी टर्म ऑफ कोर्स ये 1/m से भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये लैम्डा से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म कुछ यूँ बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी माइनस लैम्डा, सॉरी माइनस अल्फा लैम्डा ओवर m इंटू थीटा जे। ये टर्म कुछ यूँ बन जाएगी, राइट, क्योंकि 1/m भी मल्टीप्लाई हो गया, या आप समझ ले लैम्डा ओवर m इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बाकी पूरी की पूरी टर्म वैसी की वैसी रहेगी, अल्फा 1/m I इज इक्वल टू 1 to m I माइनस I राइट, बाकी टर्म वैसी की वैसी रहेगी। ये वो टर्म है जिसने नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है, ये वो टर्म है जो थीटा जे की वैल्यू में इजाफा करेगी या कमी करेगी। इस टर्म को हम अलहदा रखेंगे, ये तो अपनी जगह पे जो भी इजाफा करेगी या कमी करेगी, मगर हम इस टर्म के ऊपर फोकस करेंगे, हम इस टर्म के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्लीज़ तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए अब तक हमने सारी की सारी बातें डिस्कस की हैं। अब अगर हम इस टर्म को अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ यूँ बन रही है टर्म, थीटा जे इज इक्वल टू 1, थीटा जे मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा इंटू लैम्डा ओवर m थीटा जे। थीटा जे मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, और बाकी फिर वही टर्म है सारी की सारी, माइनस ये पूरी की पूरी टर्म है जिसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये वो पूरी की पूरी टर्म है। अब आप सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो दें, अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज लर्निंग रेट, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। लैम्डा is a regularization term, it is a positive number. M are number of examples, they are always positive. 1 में से एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 में से एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो पॉजिटिव नंबर थीटा जे की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे का जवाब फर्ज करें 0.1 है, तो 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और थीटा जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इसका क्या मतलब बना, 0.9 इंटू थीटा जे। थीटा जे वी आर कंप्यूटिंग the value of theta j
द वैल्यू ऑफ थीटा जे विल बी कंप्यूटेड बाय दिस फैक्टर, विल बी कंप्यूटेड बाय दिस फैक्टर, ये फैक्टर, ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। वी आर कंप्यूटिंग दिस फैक्टर, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। इससे पहले ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ये नेगेटिव या पॉजिटिव ऐड होता था, अब ओरिजिनल वैल्यू में नहीं ऐड हो रहा, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू के 90% में ऐड हो रहा है। यानी पहले ये 100 में ऐड या 100 से सब्ट्रैक्ट होता था, अब ये 90 में ऐड या 90 से सब्ट्रैक्ट होगा। रेगुलराइजेशन टर्म ने 10% वैल्यू वैसे ही कम कर दी है इसकी, तो ये इसने वैल्यू बढ़ानी थी या कम करनी थी, मगर रेगुलराइजेशन ने 10% वैल्यू वैसे ही कम कर दी है। तो रेगुलराइजेशन टर्म हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे? रेगुलराइजेशन टर्म हम इस्तेमाल कर रहे थे ओवरफिटिंग से बचने के लिए। ओवरफिटिंग कैसे आ जाती है? जब ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। ज़्यादा पैरामीटर्स को कैसे हैंडल किया जाए? ज़्यादा फीचर्स को, जब ज़्यादा फीचर्स होते हैं तो ओवरफिटिंग आ सकती है। ज़्यादा फीचर्स को कैसे हैंडल किया जाए? फीचर कम कर दें। भाई फीचर कम नहीं कर सकते क्योंकि सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फिर फीचर्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाले थीटास की वैल्यूज़ कम कर दें ताकि फीचर्स का असर कम से कम हो। थीटास की वैल्यूज़ कैसे कम करें, कितनी और कौन कौन से थीटा की, हमें तो नहीं पता, तो फिर क्या करें? फिर रेगुलराइजेशन इस्तेमाल कर लें। रेगुलराइजेशन क्या करती है? रेगुलराइजेशन ऑटोमेटिकली थीटास की वैल्यूज़ कम कर देती है। कैसे करती है? अभी हमने इस स्लाइड के ऊपर देखा कि ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जब भी थीटा की वैल्यू अपडेट होती थी उसमें कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ करती थी। अब ये टर्म थीटा की वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि थीटा के 90% में, थीटा के 80% में, थीटा के 70% के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। इसका मतलब है कि हर ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन थीटा की वैल्यू इवेंचुअली रिड्यूस करता चला जाएगा, और जब थीटा, और हर थीटा पुराने थीटे के 90% से अपडेट होगा। हर थीटा पुराने थीटे के 90 या 80 या 60 या 95% से अपडेट होगा। इससे इवेंचुअली जैसे जैसे आइट्रेशंस बढ़ती चली जाएंगी ग्रेडियंट डिसेंट की, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, और यहाँ तक कि थीटा की वो वैल्यू अचीव हो जाएगी जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रही होगी, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, वो आपको ऑप्टिमल पोजीशन के ऊपर लेके जाएगा, तो थीटा की उस वैल्यू तक लेके जाएगा जो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट दे रही होगी। ओके जी, ये सारी डिस्कशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो डिस्कशन मैंने लीनियर रिग्रेशन के लिए की है, बिल्कुल ऐसी ही डिस्कशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है पिछली स्लाइड के ऊपर ही कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट को रिपीट करना है, और हमारे पास जो नई टर्म आएगी वो ऑलरेडी रिड्यूस टर्म होगी। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी सिमिलर मीनिंग्स के, सिमिलर वे के अंदर रेगुलराइजेशन अप्लाई होती है। आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कॉस्ट फंक्शन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन है, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही एक टर्म जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में ऐड की थी, बिल्कुल ऐसी ही एक टर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ऐड हो जाएगी, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये टर्म ऐड हो जाएगी। जब कॉस्ट के अंदर ये टर्म ऐड हो जाएगी और आप ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आप कॉस्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस्ट के पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर अब दो टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहली ओरिजिनल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट और दूसरी रेगुलराइजेशन टर्म। हम रेगुलराइजेशन टर्म और क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन कि जब हम इन दोनों टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम ऑलरेडी एक लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेके देख चुके हैं कि दोनों सूरतों में हमारे पास सेम टर्म आती है। इन दोनों सूरतों में हमारे पास सेम ही पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म आएगी। मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन अवॉइड करना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो हमने लीनियर रिग्रेशन के केस में की है। यहाँ पे मैं, और फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ ये हाइपोथेसिस का पड़ेगा। यहाँ पे हाइपोथेसिस चेंज है,
यहाँ पे सिग्मॉइड के साथ हाइपोथेसिस आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन के अंदर विदाउट सिग्मॉइड आता है। तो हाइपोथेसिस का फ़र्क है, बाकी टर्म सारी की सारी वैसी की वैसी ही रहेंगी, बिल्कुल ऐसी जैसे लीनियर रिग्रेशन में थी। और वही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी जनरेट हो रहा होगा जो एक्सप्रेशन हमें लीनियर रिग्रेशन के अंदर मिला था। यानी अब जो टर्म भी आप अपडेट करेंगे स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करके, या सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करके, वो ओरिजिनल थीटा जे की वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि थीटा जे के 90% या 80% या 85% में सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि अब इवेंचुअली थीटा जे हर स्टेप के अंदर इस टर्म की वजह से, जो रेगुलराइजेशन के पार्शियल डेरिवेटिव से आपने अचीव की है, इस टर्म की वजह से थीटा की वैल्यू हर स्टेप के अंदर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कर्व सिंबल। कर्व सिंबल पॉजिटिव है या कर्व सिंबल नेगेटिव है, थीटा जे की वैल्यू इस मुकाम के ऊपर अफेक्ट होती चली जाएगी। और इससे रेगुलराइजेशन टर्म्स जो हैं वो हमारे मॉडल को सिंपलर करती चली जाती हैं, क्योंकि वो थीटा की वैल्यूज़ को स्मॉल करती चली जाती हैं। और जो थीटाज स्मॉल होने चाहिए वो ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन की सूरत में स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन ने ग्लोबल मिनिमम अचीव करना है। ग्लोबल मिनिमम किस तरीके से आएगा? ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन थीटास की वैल्यूज़ को रिड्यूस करके वो अचीव कर लेगा। ऑलराइट जी, अब आपका क्या काम है करने का? आपका काम ये है करने का कि लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको इनकरेज किया था कि आप कॉस्ट फंक्शन के लिए एक पाइथन कोड लिखें। अब उस पाइथन कोड को आपने अपडेट करना है, और पाइथन कोड को अपडेट करके रेगुलराइजेशन टर्म भी उसके अंदर ऐड करनी है, राइट? तो रेगुलराइजेशन टर्म का कोड ऑफ कोर्स आपको ऐड करना मुश्किल नहीं है। दिस इज़ द वेरी सिंपल कोड ऑफ रेगुलराइजेशन टर्म which can be added into the cost function. Sorry, this is the code that you should add in the cost function. तो ये भी आपने ऐड करना है। नंबर 1, पहला टास्क तो आपने ये करना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि रेगुलराइजेशन पाइथन के अंदर एक फंक्शन की सूरत में, एक लाइब्रेरी फंक्शन की सूरत में कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी रेगुलराइजेशन इम्प्लीमेंट करती है, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 जो आपको देखना है वो ये देखना है कि कितनी किस्म की रेगुलराइजेशन टर्म्स होती हैं।